स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। दोस्तों, मेरा नाम है अंकित चौधरी। रिसेंटली जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कॉल्स इंडिया आए और अब मोदी जी के साथ उनकी मीटिंग हुई है। हालांकि मीडिया में बहुत ज्यादा कवरेज इसको नहीं मिला है, क्योंकि जब कभी यूएसए या रशिया के जो प्रीमियर्स हैं वो इंडिया आते हैं या चाइनीज प्रीमियर इंडिया आते हैं तो इन चीजों को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जाता है। बट जर्मनी के चांसलर जब इंडिया आए, इसको बहुत ज्यादा न्यूज में या मीडिया कवरेज नहीं मिला। बट ये इनका इंडिया विजिट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इंडिया और जर्मनी की जो पार्टनरशिप है, हमारी जो रिलेशनशिप इवॉल्व हो रही है। चाहे हम बात करें G4 ग्रुपिंग्स में हम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं कि परमानेंट मेंबरशिप ऑफर हो जाए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, या फिर डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जहां पर हम जर्मनी से सबमरीन्स परचेज भी कर रहे हैं और इनफैक्ट मजगांव डॉकयार्ड में जर्मनी की हेल्प से प्रोजेक्ट 75 के अंडर हम सबमरीन्स डेवलप भी कर रहे हैं। तो चाहे आप बात करें सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप बात करें ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां पर रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है, वेस्टर्न एशिया में आग लगी पड़ी है, सभी पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो जाती है। पिछले कुछ समय में जर्मनी की अप्रोच इंडिया को लेकर काफी चेंज हुई है, काफी बदली है। कैसे? आज की तारीख में जर्मनी इंडिया को एक बड़े ग्लोबल पार्टनर की तरह देखता है। जर्मनी के पॉइंट ऑफ व्यू में इंडिया का जो ग्लोबल रोल है, इंडिया की ग्लोबल सिग्निफिकेंस है, वो काफी इंक्रीज हो गई है। इनफैक्ट यहां पर इंडिया को एक बड़े ट्रेड पार्टनर के तौर पर भी देखा जाता है। तो चाहे आप बात करें इंडिया की पॉपुलेशन, जिस पॉपुलेशन की वजह से इंडिया को एक बड़ी मार्केट के तौर पर देखा जाता है, या फिर आप बात करें एज अ स्टेबल डेमोक्रेसी, उसके एग्जाम्पल के तौर पर, तो जर्मनी इन दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया की रेलेवेंस, ग्लोबल लेवल पर इंडिया की सिग्निफिकेंस अब उसे और ज्यादा तवज्जो देने लगा, और ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगा। इसके साथ साथ फोकस ऑन डायलॉग एंड पीस, स्पेशली अगर हम बात करते हैं रशिया यूक्रेन की वॉर। रशिया और यूक्रेन की वॉर में अगर आप देखेंगे तो वेस्टर्न कंट्रीज, स्पेशली अगर हम यूरोपियन कंट्रीज या EU की बात करते हैं, वो यूक्रेन के फेवर में खड़ी हुई नजर आती है। जबकि अगर आप इंडिया की बात करते हैं तो हमने एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाई है, क्योंकि रशिया हमारा ऑल वेदर फ्रेंड हमेशा से रहा है, और इसी वजह से यहां पर दोनों ही कंट्रीज का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो थोड़ा डाइवर्जिंग रहा है। लेकिन इसके बावजूद जर्मनी ने हमेशा इंडिया की अप्रोच को वेलकम किया है, क्योंकि इंडिया ने हमेशा कोशिश की है कि रशिया और यूक्रेन की जो वॉर चल रही है इसका एक पीसफुल रेजोल्यूशन निकल पाए। और यहीं पर दोनों कंट्रीज जो है वो एक दूसरे का सपोर्ट करती हैं, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट करती हैं, क्योंकि जर्मनी भी ये मानता है कि इंडिया एक पीसफुल रेजोल्यूशन चाहता है यूक्रेनियन वॉर का। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक पार्टनरशिप की, तो इंडो पैसिफिक के रीजन में जहां अभी तक चाइना का डोमिनेंस रहा है, चाइना का वर्चस्व रहा है, इनफैक्ट यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज हैं उनका चाइना के साथ ट्रेड भी ज्यादा रहा है। अब जर्मनी ये चाहता है कि यहां पर इस रीजन में इंडिया को ज्यादा वैल्यू दी जाए, ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए, और इंडिया के साथ जो ट्रेड रिलेशनशिप है, ना केवल जर्मनी के बल्कि यूरोपियन यूनियन के, वो और बेटर हो पाए। तो वो चाहते हैं कि जो चाइना सेंट्रिक अप्रोच रही है यूरोपियन यूनियन की पिछले कुछ दशकों में, वो थोड़ी डाइवर्ज हो और इंडिया स्पेसिफिक हो जाए। सो मूविंग अवे फ्रॉम चाइना सेंट्रिक अप्रोच, जर्मनी एम्स टू डीपन इकोनॉमिक टाइज विद इंडिया, और वो इंडिया को इंडो पैसिफिक रीजन में एक की पार्टनर के तौर पर देखता भी है। अगर इंडो पैसिफिक रीजन की बात करें तो ये पूरा का पूरा रीजन जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको कहा जाता है इंडो पैसिफिक रीजन। तो इंडियन ओशन और वेस्टर्न पैसिफिक का जो इलाका है, कलेक्टिवली इसे हम बोलते हैं इंडो पैसिफिक रीजन। इंडो पैसिफिक रीजन पिछले कई सालों से बार बार न्यूज में बना रहा है, काफी वॉलेटाइल है। क्यों? क्योंकि यहां पर चाइना अपना डोमिनेंस बार बार क्रिएट करना चाहता है। चाहे आप बात कर ले साउथ चाइना सी का इशू, या साउथ चाइना सी में जितने छोटे छोटे आइलैंड्स हैं उन पे सोवरेनिटी राइट्स को लेकर, या फिर आप बात कर ले ताइवान और चाइना के बीच में जो डिस्प्यूट चलता रहता है, वन चाइना पॉलिसी। तो यहां पर जो साउथ चाइना सी या इंडो पैसिफिक रीजन है, जहां पर चाइना का डोमिनेंस पिछले कुछ समय में काफी बढ़ता हुआ देखा गया है, तो अब जर्मनी ये चाहता है कि इंडिया को एक इंपॉर्टेंट पार्टनर की तरह यूरोपियन यूनियन भी देखे, और जर्मनी भी इंडिया के साथ जो अपने ट्रेड रिलेशनशिप है उनको बेटर कर पाए।
और ये जो चाइना के ऊपर ओवर डिपेंडेंस हो गई है यूरोपियन यूनियन या जर्मनी की, उसको भी धीरे धीरे करके कम किया जाए। और डिफेंस कॉपरेशन, डिफेंस सेक्टर में दोनों ही कंट्रीज एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन और कॉपरेशन इंक्रीज कर रही है। स्पेशली अगर मैं डिफेंस सेक्टर की बात करता हूं तो पिछले कुछ समय में सबमरीन डील्स को लेकर इंडिया और जर्मनी काफी खबरों में रहे हैं। जैसा मैंने अभी आपको समझाया था, ना केवल इंडिया जर्मनी से सबमरीन्स परचेज कर रही है, बल्कि इसके साथ साथ जर्मन फर्म्स, जर्मन कंपनीज इंडिया की हेल्प भी कर रही हैं कि मजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड में नई सबमरीन्स प्रोजेक्ट 75 के अंडर डेवलप की जा सके। प्रोजेक्ट 75 की अगर हम बात करें, प्रोजेक्ट 75, तो प्रोजेक्ट 75 इंडियन नेवी का एक प्रोजेक्ट है जिसके अंडर इंडियन नेवी नई सबमरीन्स डेवलप करना चाहती है, न्यूक्लियर केपेबल सबमरीन्स डेवलप करना चाहती है, ज्यादा एडवांस कटिंग एज टेक्नोलॉजी जिनमें हो वो डेवलप करना चाहती है। यहां पर जर्मन कंपनीज जैसे थाइसन ग्रुप ये इंडिया की मदद कर रही है मजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड में नई सबमरीन्स डेवलप करने में। तो डिफेंस सेक्टर में अगर आप बात करेंगे तो सबमरीन्स को लेकर पिछले कुछ समय में काफी दोनों कंट्रीज न्यूज में रही है। इनफैक्ट मोदी जी ने मेक इन इंडिया के तहत जर्मन कंपनीज को इनवाइट भी किया कि आप इंडिया आइए और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कीजिए। सो मेक इन इंडिया उसको भी प्रमोट किया जा रहा है डिफेंस सेक्टर में। पिछले कुछ समय में इंडिया ने डिफेंस सेक्टर को ओपन अप किया है और प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट किया गया है कि वो डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया को प्रमोट करे। तो वहां पर भी जर्मन और इंडियन कोलैबोरेशन आपको देखने को मिल रही है। तो ये कुछ एरियाज हैं जहां पर पिछले कुछ समय में जर्मनी इंडिया के साथ अपने रिलेशनशिप को और बेटर करना चाहता है। लेकिन ये जो रीसेंट विजिट हुई है, इस रीसेंट विजिट में किन किन बातों पर चर्चा की गई है, किन किन बातों को लेकर एग्रीमेंट साइन किए गए हैं, चलिए वो भी समझ लेते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट और 2026 में 2026 में आप अपना यूपीएससी का अटेम्प्ट देने के लिए सोच रहे हैं तो एक नया बैच आपके लिए शुरू हो रहा है आज से 28 अक्टूबर से। फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन का मतलब होता है प्रीलिम्स और मेंस दोनों का एक साथ कवरेज। तो मतलब यहां पर प्रीलिम्स में जीएस और सीसैट वो कवर किया जाएगा और मेंस में आपके 4 जीएस के पेपर है वो कवर किए जाएंगे। उसके साथ साथ स्पेशल आंसर राइटिंग के सेशंस हैं, वीकली टेस्ट है, जो भी पूरे हफ्ते में आपको पढ़ाया जाएगा, वीकेंड में आप उसका टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि आप कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं। आंसर राइटिंग के लिए स्पेशल मेंटोर्स है जो आपके आंसर्स पर रेगुलरली आपको फीडबैक देंगे। तो आप इस बैच में जुड़ सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए कोड यूज कीजिएगा AC लाइव। आप AC लाइव कोड यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट तो मिलेगा, उसके साथ साथ स्पेशल मेंटोरशिप मेरी वो भी आपको मिल जाएगी, तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। तो जैसा मैं बोल रहा था कि जर्मनी की पिछले कुछ समय में अप्रोच चेंज हुई है इंडिया को लेकर, बट ये जो रीसेंट विजिट है, हालिया विजिट, इसमें किन किन चीजों को हाईलाइट किया गया, किन किन चीजों को लेकर बात की गई है, किन किन चीजों को लेकर एग्रीमेंट हुआ है, चलिए वो भी देख लेते हैं। सो बायलैटरल टॉक्स ऑन ग्लोबल इश्यूज। सो एज वी वर जस्ट डिस्कसिंग कि ग्लोबल लेवल पर दो बड़े कॉन्फ्लिक्ट, दो बड़े इश्यूज चल रहे हैं और आप किसी भी प्लेटफॉर्म की बात करेंगे, आप किसी भी बायलैटरल मीटिंग की बात करेंगे हेड ऑफ स्टेट्स के बीच में, वहां पर ये दोनों इश्यूज डोमिनेट कर रहे हैं। हमने अभी देखा ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था, वहां पर भी इन दोनों कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर डिबेट्स एंड डिस्कशंस हुए थे। अब जर्मन चांसलर इंडिया आए हैं, वहां पर भी दोनों कंट्रीज के बीच में इसको लेकर बातचीत हुई है और वो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं रशिया और यूक्रेन की वॉर और वेस्ट एशिया। तो यहां पर रशिया और यूक्रेन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, दोनों ही हेड ऑफ स्टेट का यह मानना है कि एक पीसफुल रेजोल्यूशन निकलना चाहिए इस कॉन्फ्लिक्ट का। इनफैक्ट जर्मनी के जो चांसलर हैं, उन्होंने इंडिया का स्टेबल रोल इन साउथ एशिया उसको भी अप्रिशिएट किया। उन्होंने ये कहा है साउथ एशिया एक बहुत ही डायनेमिक रीजन है, साउथ एशिया एक वॉलेटाइल रीजन है, लेकिन यहां पर इंडिया ने एक स्टेबलाइजिंग इफेक्ट क्रिएट किया है। भारत ने इस क्षेत्र को स्टेबलाइज करने के पूरे प्रयास किए, स्थिर करने के पूरे प्रयास किए। तो उन्होंने उस चीज को अप्रिशिएट भी किया और इसी वजह से उन्होंने कहा कि जैसे इंडिया ने जो साउथ एशिया का रीजन है वहां पर अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, उसको स्टेबलाइज किया, बिल्कुल इसी तरीके से एक पीसफुल रेजोल्यूशन यूक्रेन और रशियन कॉन्फ्लिक्ट का भी निकाला जाना चाहिए। एंड इंडिया उस तरफ वर्क कर रहा है और इंडिया अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है उसमें, उन्होंने उस बात को भी हाईलाइट किया है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं वेस्ट एशिया की, वेस्ट एशिया, तो वेस्ट एशिया में हमें पता है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है।
गाजा का इशू जो है अब बहुत बड़ा होता जा रहा है। हमने देखा था कि ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक किया और रिटेलिएशन में अब इजराइल ने भी ईरान के ऊपर अटैक किया है। 100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट ईरान की तरफ भेजे गए थे और एक बड़ा अटैक किया गया है इजराइल की तरफ से भी। यहां पर यह कहा गया है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो गाजा का इशू चल रहा है, यहां पर सीज फायर होनी चाहिए। लगातार जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस यहां पर बढ़ता चला जा रहा है, एग्रीवेट हो रहा है, बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं, उस पर कंट्रोल होना चाहिए, सीज फायर एग्रीमेंट होना चाहिए। और इसके साथ साथ टू स्टेट सोल्यूशन इन्होंने भी उसको सपोर्ट किया। टू स्टेट सोल्यूशन का मतलब क्या है? यह कहा जाता है कि इस रीजन में दो कंट्रीज को एग्जिस्टेंस में आना चाहिए और दोनों कंट्रीज को यहां पर पीसफुल तरीके से रहना चाहिए, इजराइल और फिलिस्तीन। तो ग्लोबल लेवल पर इजराइल और फिलिस्तीन दोनों को ही रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। यहां पर दो कंट्रीज क्रिएट हो जानी चाहिए। ये रीजन्स गाजा और वेस्ट बैंक, जहां पर ज्यादातर मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है, पैलेस्टीनियंस रहते हैं, इनको एक अलग कंट्री के तौर पर रिकॉग्निशन मिलना चाहिए फिलिस्तीन। और इजराइल, इसको भी एज अ स्टेट यहां पर एग्जिस्ट करना चाहिए। तो पीसफुल रेजोल्यूशन के लिए टू स्टेट सोल्यूशन प्रपोज किया गया और इंडिया हमेशा से जब से इशू शुरू हुआ तब से टू स्टेट सोल्यूशन की पैरवी करता है, टू स्टेट सोल्यूशन को सपोर्ट करता है। तो यहां पर भी दोनों ही हेड ऑफ स्टेट ने, मोदी जी ने और ओलाफ जी ने, दोनों ने कहा है कि भाई टू स्टेट सोल्यूशन जो है वो होना चाहिए और यहां पर सीज फायर करवाई जानी चाहिए। इसके साथ साथ इंडो पैसिफिक में सिक्योरिटी एंड चाइनाज इन्फ्लुएंस, जैसे हम बात कर ही रहे थे कि नई अप्रोच रही है, जहां पर जर्मनी ये चाहता है कि जो चाइना सेंट्रिक अप्रोच अभी तक बनी हुई थी, जो इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना का डोमिनेंस बढ़ता चला जा रहा था, उसको काउंटर किया जाए। और काउंटर वेट वो किसमें देखते हैं? वो देखते हैं इंडिया, कि इंडिया को अगर यहां पर प्रमोट किया जाए, इंडिया के साथ रिलेशनशिप को और स्ट्रेंथन किया जाए, इंडिया को इकोनॉमिकली मजबूत किया जाए, तो एज अ काउंटर टू चाइना इंडिया एक्ट कर सकता है। और इसी वजह से इंडो पैसिफिक रीजन में सिक्योरिटी और चाइना को काउंटर करने में वो इंडिया की एक इंपॉर्टेंट भूमिका जो है उसको देखते हैं। सो मोदी एंड स्कॉल्स एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ रूल बेस्ड ऑर्डर इन इंडो पैसिफिक एंड नीड फॉर मैरीटाइम फ्रीडम। रूल बेस्ड ऑर्डर का मतलब क्या और मैरीटाइम फ्रीडम क्या है? जब आप इंडो पैसिफिक रीजन में आते हैं तो ये रीजन जिसे हम कहते हैं साउथ चाइना सी के ऊपर चाइना हमेशा अपना डोमिनेंस, अपना वर्चस्व वो कायम रखना चाहता है। जो यहां पर डिस्प्यूट चल रहा है वो साउथ चाइना सी को लेकर, और साउथ चाइना सी में जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं उनको लेकर ही है। और चाइना क्लेम करता है 9 डैश लाइन के अंडर जितना रीजन है वो सारा का सारा चाइनीज टेरिटरी होना चाहिए, वो सारा का सारा चाइना का जोन होना चाहिए। वहां से कोई भी शिप पास करते हैं तो उन्हें चाइना की परमिशन लेके वहां से पास होना चाहिए। इसी को कहा जाता है मैरीटाइम फ्रीडम। चाइना मैरीटाइम फ्रीडम के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाना चाहता है। भाई ये ग्लोबल वाटर्स है, यहां से किसी भी कंट्री के शिप को फ्रीली पास होने देना चाहिए, लेकिन चाइना ऐसा नहीं चाहता। चाइना चाहता है यहां से जो भी शिप पास हो वो उसकी परमिशन लेकर पास हो। तो मैरीटाइम फ्रीडम के ऊपर वो रिस्ट्रिक्शंस लगाना चाहता है, वो कर्व लगाना चाहता है। इसी वजह से दोनों कंट्रीज ने कहा है कि भाई साउथ चाइना सी का जो एरिया या इंडो पैसिफिक का जो रीजन है वो फ्री होना चाहिए। देयर शुड बी मैरीटाइम फ्रीडम। किसी भी कंट्री का वहां डोमिनेंस, वर्चस्व नहीं होना चाहिए। वो एक इंपॉर्टेंट सी लाइन ऑफ ट्रेड है और इसी वजह से सभी कंट्रीज को अलाउड होना चाहिए कि वो उसका इस्तेमाल कर सके फॉर ट्रेड। इसके साथ साथ रूल बेस्ड ऑर्डर, इंटरनेशनल लेवल पर जो कन्वेंशंस है, जो ट्रीटीज है, उनको सभी को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यूएनसीएलओएस, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, यूएनसीएलओएस, ये कन्वेंशन है ऑन लॉ ऑफ द सी कि समुद्र का कितना इलाका किस कंट्री के अंडर होगा। चाइना यूएनसीएलओएस को रिस्पेक्ट नहीं करता। ये जो साउथ चाइना सी में वो अपना डोमिनेंस क्रिएट करना चाह रहा है, ये यूएनसीएलओएस का उल्लंघन है। तो यहां पर यही कहा गया कि हर कंट्री को जो मैरीटाइम रूल्स हैं, लॉज हैं, उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। इसके साथ साथ मैरीटाइम फ्रीडम होनी चाहिए, क्योंकि साउथ चाइना सी का जो जोन है या फिर इंडो पैसिफिक का रीजन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेड के लिहाज से। तो किसी भी कंट्री का यहां पर डोमिनेशन नहीं होना चाहिए। दोनों कंट्रीज ने इस बात की भी पैरवी की है। इसके साथ साथ रिफॉर्म्स ऑफ ग्लोबल इंस्टीट्यूशन, स्पेशली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। कुछ समय पहले यूनाइटेड नेशन में एक मीटिंग भी हुई थी
एक कन्वेंशन हुई थी फ्यूचर को लेकर, और वहां पर भी बहुत सारे देशों ने खुलकर इंडिया को सपोर्ट किया था कि इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट मेंबरशिप ऑफर होनी चाहिए। इनफैक्ट अगर हम इंडिया और जर्मनी दोनों की बात करते हैं तो ये G4 के मेंबर्स हैं, ग्रुप ऑफ 4। ग्रुप ऑफ 4 4 कंट्री की ग्रुपिंग, जिसमें इंडिया भी आ जाता है और जर्मनी भी आ जाता है, इसके साथ साथ ब्राजील भी है इस ग्रुपिंग में। G4 कंट्रीज कलेक्टिवली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स की डिमांड करती है कि यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल को एक्सपैंड किया जाना चाहिए, इसमें नए परमानेंट मेंबर्स को ऐड करना चाहिए और उन्हें वीटो पावर दी जानी चाहिए, जैसे P5 के पास। तो जो परमानेंट 5 कंट्रीज है उनके पास जो वीटो पावर्स है, ये जो नए परमानेंट मेंबर्स ऐड किए जाए उनको भी दी जाए। यहां पर इंडिया और जर्मनी G4 के मेंबर है और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं कि दोनों को ही परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए अलॉन्ग विद वीटो पावर। तो दोनों ही कंट्रीज ये चाहती हैं कि ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इनमें रिफॉर्म्स हो और इंडिया और जर्मनी दोनों का ही रोल इंक्रीज किया जाए। इनफैक्ट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को अगर आप छोड़ देंगे, बाकी बहुत सारे ग्लोबल प्लेटफॉर्म जैसे हैं जहां पर जर्मनी की एक एक्टिव भूमिका, एक एक्टिव रोल रहा है, जर्मनी को वैल्यू दी जाती है बीइंग अ यूरोपियन यूनियन कंट्री। तो जर्मनी सपोर्ट करता है कि ग्लोबल लेवल पर जितने इंस्टीट्यूशंस हैं उनको रिफॉर्म किया जाना चाहिए और इंडिया के एक इमर्जिंग ग्लोबल रोल को रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए, इंडिया को एक इंपॉर्टेंट मेंबर के तौर पर देखा जाना चाहिए इन सभी ग्रुपिंग्स। इसके साथ साथ एक्सपेंडेड पार्टनरशिप विजन, यहां पर यह कहा गया है कि सिर्फ इंडिया और जर्मनी के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है, जो कोऑपरेशन है, ये जो दोनों कंट्रीज के रिलेशनशिप को इंप्रूव किया जा रहा है, ये सिर्फ गवर्नमेंट के लेवल पर नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ गवर्नमेंट के लेवल पर नहीं होना चाहिए कि ठीक है मोदी जी और ओलाफ की मुलाकात हो जाती है, गवर्नमेंट के लेवल पर इनिशिएटिव ले लिए जाते हैं, ट्रेड को बढ़ावा दे दिया जाता है, ऑल दैट इज फाइन, बट हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम होल ऑफ नेशन अप्रोच अपनाएं। होल ऑफ नेशन से मतलब है हम कल्चरल सिग्निफिकेंस रियलाइज करें, हम कल्चरली एक दूसरे के साथ कनेक्ट करें, हम पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को बढ़ावा दें, इंडियन मूवीज को जर्मनी में बढ़ावा मिले, जर्मन सिनेमा इंडिया में प्रमोट किया जाए, ऑल दैट। तो हमें सिर्फ गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेशनशिप बेटर नहीं करने हैं, हमें होल ऑफ नेशन, हमें अपने रिलेशनशिप को और गहरा बनाना है और डीपर बनाना है और सेक्टर्स को एक्सप्लोर करना है जहां पर हम अपने रिलेशनशिप को और बेहतर कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपसे कहा, एंटरटेनमेंट ये एक इंपॉर्टेंट जरिया होता है जो कंट्रीज को एक साथ लेकर आता है। जैसे ट्रेडिशनली इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप बेटर है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है इंडियन मूवीज का। तो जो हमारी आर्ट्स हैं, हमारा कल्चरल इन्फ्लुएंस है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है, उसको भी बढ़ावा दिया जाए जिससे होल ऑफ नेशन की अप्रोच हम अपना सकें। अब क्या क्या की अनाउंसमेंट यहां पर किए गए, जब दोनों की मुलाकात हुई है तो क्या क्या की अनाउंसमेंट हुए। सबसे पहले वीजा एक्सपेंशन फॉर स्किल्ड इंडियंस, जो हमारे स्किल्ड वर्कर हैं जैसे IT सेक्टर, तो उनको जो वीजा दिया जाता है जर्मनी की तरफ से उसको बढ़ा दिया गया, ऑलमोस्ट 4.5 टाइम्स कर दिया गया। अभी तक पूरे साल में जो इंडियन स्किल्ड वर्कर्स को वीजा इशू किए जाते थे वो केवल 20,000 इशू किए जाते थे। अब ये कहा जा रहा है एनुअली 90,000 इंडियन स्किल्ड वर्कर्स को वीजा इशू किए जाएंगे और उन्हें इनवाइट किया जाएगा कि वो जर्मनी में आकर काम करें। अपने आप में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है, बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है। सो जर्मनी टू इंक्रीज एनुअल वीजास फॉर स्किल्ड इंडियन, जैसे हमारे IT सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, यहां पर काम करने वाले लोग। और जर्मन चांसलर इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि स्किल्ड इंडियन वर्कर्स जर्मनी की इकोनॉमी को सपोर्ट करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एज अ क्रूशियल एसेट फॉर जर्मनीज इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जर्मनी जो इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है या चाहता है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है इंडियन स्किल्ड वर्कर्स जैसे IT सेक्टर के वर्कर्स का। फोकस ऑन इंडिया स्ट्रैटेजी, जर्मनी इंडिया के साथ अपने रिलेशनशिप को और मजबूत करना चाहता है और गहरा करना चाहता है। अभी हमने देखा होल ऑफ नेशन की स्ट्रैटेजी वो अपनाना चाहता है। सो फोकस ऑन इंडिया, एक डॉक्यूमेंट आया था जर्मन गवर्नमेंट की तरफ से, फोकस ऑन इंडिया, जिसमें कहा गया था कि इंडिया के साथ जर्मनी के रिलेशनशिप को और स्ट्रेंथन करना और मजबूत करना और ब्रॉड बेस करना और डीपन करना है। अलग अलग सेक्टर्स एक्सप्लोर करने हैं
जहां पर इंडिया और जर्मनी के रिलेशनशिप को और मजबूत किया जा सकता है। सिर्फ डिफेंस सेक्टर नहीं, सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर नहीं, देयर आर एम्पल अमाउंट ऑफ सेक्टर्स जहां पर हम अपने रिलेशनशिप को और बेटर कर सकते हैं। यहां पर उसकी बात की जा रही है। सो emphasizes Germany's trust and investment in India's workforce and strategic cooperation। तो इस डॉक्यूमेंट में ये कहा गया था कि जर्मन गवर्नमेंट, जर्मनी एज अ नेशन, वो इंडिया की जो वर्कफोर्स है, हमारे यहाँ जो हाईली स्किल्ड वर्कर्स हैं, वो उनमें बड़ा बिलीफ रखते हैं, वो उनकी कैपेबिलिटी और स्किल्स में बड़ा बिलीफ रखते हैं। और जर्मनी इंडिया को एक इमर्जिंग इकोनॉमी के तौर पर देखता है, तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंडिया जर्मनी के लिए एक ल्यूक्रेटिव ऑप्शन है। तो यहां पर उस चीज को हाईलाइट किया गया था। इसके साथ साथ चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंस है उसको कम करना है। स्पेशली अगर हम बात करते हैं तो क्रिटिकल एलिमेंट्स को लेकर आज की डेट में ग्लोबल लेवल पर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को प्रमोट किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स या फिर अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को प्रमोट करना चाहते हो तो यहां पर आपको कुछ क्रिटिकल एलिमेंट्स, कुछ क्रिटिकल मेटल्स जो है उनकी नीड होती है, जैसे लिथियम। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को प्रमोट करना चाहते हैं तो आपको ई व्हीकल्स के लिए बैटरीज बनानी पड़ेगी, मैन्युफैक्चर करनी पड़ेगी, और बैटरीज बनाने के लिए आपको लिथियम चाहिए होता है। पूरी दुनिया में जो क्रिटिकल एलिमेंट्स है उनकी सप्लाई ज्यादातर होती है चाइना से। मोर देन 60% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड इन क्रिटिकल एलिमेंट्स इट इज कंट्रोल्ड बाय चाइना। तो ओवरऑल चाइना के ऊपर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है कंट्रीज का फॉर क्रिटिकल रॉ मटेरियल, जैसे मैंने भी आपको बताया। अब जब भी चाइना और यूएसए के बीच में कोई ट्रेड वॉर शुरू होती है तो चाइना क्या करता है? चाइना कोशिश ये करता है कि भाई ये क्रिटिकल एलिमेंट्स जो है इनके एक्सपोर्ट को वो कम कर दे, रिड्यूस कर दे। अगर क्रिटिकल एलिमेंट्स के एक्सपोर्ट को रिड्यूस किया जाता है तो ग्लोबल लेवल पर इनका प्राइस बढ़ जाता है। इनफैक्ट रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में जितनी तेजी से आप ग्रोथ कर सकते थे वो ग्रोथ हॉल्ट हो जाती है, रुक जाती है। क्यों? क्योंकि क्रिटिकल एलिमेंट्स आपको नहीं मिल रहा है। जर्मनी ये चाहता है कि ओवरऑल डिपेंडेंस जो चाइना के ऊपर है उसकी, वो उसे रिड्यूस करे। सिर्फ उसी की डिपेंडेंस नहीं, जो यूरोपियन यूनियन की भी डिपेंडेंस है उसको भी धीरे धीरे करके रिड्यूस किया जाए। और इसी वजह से इंडिया को एक इंपॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर के तौर पर भी देखा जा रहा है। So in the light of global geopolitical shifts, Chancellor Scholz emphasized avoiding one-sided dependency, कि ये चाइना के ऊपर जो ओवर डिपेंडेंसी हो गई है जर्मनी की या बाकी कंट्रीज की, उसको रिड्यूस किया जाए। और क्रिटिकल रॉ मटेरियल, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक सेक्टर जैसे डिफेंस हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो क्रिटिकल रॉ मटेरियल की डिपेंडेंस हो गई है, जिसकी वजह से क्रिटिकल या स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स जो है वो सफर करते हैं, उसको भी कम किया जाए। और वहां पर इंडिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। बोथ लीडर्स अलाइंड ऑन पोजिशनिंग इंडिया एज अ की पार्टनर टू डाइवर्सिफाई सप्लाई चेन्स। इसके साथ साथ इंडिया एज अ हब फॉर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग, जैसा भी मैंने मेंशन किया था कि जर्मनी की एक जो चेंज्ड अप्रोच है उसमें इंडिया भी अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी देखता है, स्पेशली डिफेंस सेक्टर में। जर्मन फर्म्स को, जर्मन कंपनीज को इनवाइट किया जा रहा है कि वो इंडिया में आए, मैन्युफैक्चर इंडिया में करे फॉर द वर्ल्ड। सो मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, ये मोदी जी ने एक नारा दिया है। कम एंड मेक इन इंडिया, आप भारत में आकर बनाइए एंड मेक फॉर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के लिए, जैसे चाइना में हुआ। चाइना भी तो पूरी दुनिया के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया था। कुछ उसी तरीके से प्रमोट किया जा रहा है कि जर्मन बिजनेसेस, जर्मन इन्वेस्टमेंट इंडिया आए, डिफेंस सेक्टर में जर्मनी इन्वेस्टमेंट इंडिया में करे, मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड। तो यहां मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा दिया जा रहा है। सो पीएम मोदी प्रमोटेड इंडिया एज एन इमर्जिंग हब फॉर ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग, इनकरेजिंग जर्मन बिजनेस टू मेक इन इंडिया बट मेक फॉर द वर्ल्ड। इसके साथ साथ डिफेंस सेक्टर के बारे में अभी हमने बात की है। डिफेंस और सिक्योरिटी सेक्टर में कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन बढ़ाने की बात की गई है। हम सबमरीन परचेज भी कर रहे हैं और इनफैक्ट जो मजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड में सबमरीन बनाई जा रही है प्रोजेक्ट 75 के अंडर, वहां पर हम जर्मन कंपनीज की हेल्प भी ले रहे हैं। इसके साथ साथ क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन, जो इंपॉर्टेंट क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन होती है, सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है, ऑर्गेनाइज क्राइम को लेकर या फिर टेररिज्म को लेकर या फिर डिफेंस सेक्टर को लेकर, जर्मनी इंडिया के साथ उस क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को शेयर भी कर रहा है और वो ये भरोसा भी दिखा रहा है कि इंडिया प्रोटेक्ट करेगी उस क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को। सो
मोदी एंड स्कोल्स साइंड की एग्रीमेंट्स इंक्लूडिंग वन ऑन एक्सचेंज एंड प्रोटेक्शन ऑफ क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन। ये इस बात को दिखाता है कि भाई डिफेंस और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों देश एक दूसरे के ऊपर कितना भरोसा जता रहे हैं, कितना ट्रस्ट दिखा रहे हैं कि हम एक दूसरे के साथ डिफेंस, ऑर्गेनाइज क्राइम, टेररिज्म, इसको लेकर जो खुफिया सूचना होती है, क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन, सीक्रेट इंफॉर्मेशन, ये शेयर करेंगे। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग एंड वी हैव दिस बिलीफ कि भाई आप उसे प्रोटेक्ट भी रखेंगे, आप उसे सीक्रेट भी रखेंगे। इसके साथ साथ म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी, अगर कोई क्रिमिनल इंडिया में क्राइम करके जर्मनी भाग जाता है या फिर किसी और देश में भाग जाता है, तो वहां पर भी एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट किया जाएगा, कोऑपरेट किया जाएगा कि उसे पकड़वाया जा सके। सो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी भी ये दिखाती है कि दोनों कंट्री सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक दूसरे के कितना नजदीक आ रहे हैं, कितना क्लोज आ रहे हैं। इसके साथ साथ जैसा मैंने कहा था कि जर्मनी इंडिया के साथ जो उसके रिलेशनशिप है उनको और डाइवर्सिफाई करना चाह रहा है। अलग अलग फील्ड्स जो है उसको एक्सप्लोर किया जा रहा है, जैसे क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहां पर ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर एक ज्वाइंट रोड मैप तैयार किया जा रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट करने के लिए दोनों एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करने वाले हैं। सो इट मार्क्स अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन रिन्यूएबल एनर्जी कोलैबोरेशन। तो दोनों ही कंट्रीज अपने जो क्लाइमेट चेंज गोल्स हैं, जो ग्रीन हाउस गैस का रिडक्शन करना है दोनों ही कंट्रीज को, और ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के एफर्ट्स करने हैं, उसमें एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। स्पेशली अगर हम बात करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर में, उसके एक्सप्लोरेशन में कि कैसे ग्रीन हाइड्रोजन को और इकोनॉमिकली प्रोड्यूस किया जा सकता है, कौन से और तरीके हो सकते हैं। इसके साथ साथ ज्वाइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने को लेकर दोनों ज्वाइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैरी आउट करने वाले हैं। सो अ ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट supports cooperation in research and development on advanced materials, underscoring a shared commitment to technological innovation. नई नई टेक्निक्स, नए नए प्रोसीजर्स, एडवांस मटेरियल्स, जिससे आप बेटर फ्यूल सेल्स बना पाए, आप सोलर एनर्जी को बेटर तरीके से यूटिलाइज कर पाए, उसको लेकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी ये दोनों कंट्रीज आपस में कैरी आउट करने। तो ये तो हो गए रीसेंट जो एग्रीमेंट्स हुए हैं इस विजिट के दौरान, उनकी कुछ हाइलाइट्स। बट थोड़ा सा आइडिया इस बात का भी होना चाहिए कि इंडिया और जर्मनी की रिलेशनशिप कैसे इवॉल्व हुई है, ये रिलेशनशिप कितनी स्ट्रांग है। तो आइए थोड़ा सा उसको भी एनालाइज करते हैं। इंडिया और जर्मनी की रिलेशनशिप काफी पुरानी रही है, बट जो ज्यादा स्ट्रेंथ उसे मिली वो मिली 2000 के बाद। 2000 में इंडिया और जर्मनी ने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप स्टार्ट। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का मतलब यह है कि ग्लोबल लेवल पर जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर दोनों कंट्रीज एक ही पॉइंट ऑफ व्यू रखती हैं। ग्लोबल इश्यूज जो हैं जैसे सिक्योरिटी हो गया, पीस हो गया, ट्रेड हो गया, इनको लेकर दोनों कंट्रीज के जो व्यू पॉइंट्स हैं वो एक जैसे हैं, और इसी वजह से इन मुद्दों पर ये दोनों देश एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का जो मेन इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ग्लोबल लेवल पर जो टेररिज्म का इशू है या फिर साउथ चाइना सी में जो इशू चल रहा है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का, तो दोनों कंट्रीज उसको लेकर आपस में कोऑर्डिनेट करें। ये होती है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। तो सन 2000 में इंडिया और जर्मनी ने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप अनाउंस की थी। इसके बाद से हमारी पार्टनरशिप और ज्यादा ब्रॉड बेस्ड हुई है और फैलती चली गई, और सेक्टर्स जो हम उसमें कोऑपरेट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। स्पेशली अगर मैं आज की बात करता हूं तो इमर्जिंग सेक्टर्स जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, सर्कुलर इकोनॉमी, स्मार्ट फार्मिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हम इन सभी सेक्टर्स में ज्वाइंट रिसर्च कैरी आउट करना चाहते हैं, हम नई नई टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना चाहते हैं, तो एक दूसरे को सपोर्ट हम कर रहे हैं। तो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जहां पर हम ज्यादा फोकस कर रहे थे सिक्योरिटी को लेकर, अब वो और ब्रॉड बेस्ड होती चली जा रही है। अब और सेक्टर्स हैं जिनको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो इस बात को दिखाता है कि इंडिया और जर्मनी की रिलेशनशिप कैसे इवॉल्व हुई है और कैसे स्ट्रेंथन हुई है, कैसे मजबूत होती चली जा रही है। इसके साथ साथ अगर मैं जर्मनी की बात करता हूं, जर्मनी यूरोपियन यूनियन की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लार्जेस्ट इकोनॉमी इन यूरोपियन यूनियन। इनफैक्ट पूरी दुनिया में भी 3rd नंबर पर आती है जर्मनी इकोनॉमी।
तो जर्मन इकोनॉमी अपने आप में काफी बड़ी है, काफी ह्यूज है, और इंडिया और जर्मनी के ट्रेड रिलेशनशिप को अभी और बढ़ावा दिया जा सकता है, क्योंकि देयर आर एम्पल अमाउंट ऑफ सेक्टर्स जिसमें अभी इंडिया और जर्मनी एक दूसरे के साथ और कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, अपने ट्रेड रिलेशनशिप को और बेटर कर सकते हैं। इनफैक्ट इंडिया और जर्मनी के बीच में कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर निगोशिएशंस चल रहे हैं, जर्मनी उसको भी सपोर्ट करता है। सो जर्मनी इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर विद इन यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन में ना केवल जर्मनी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, बल्कि इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी है यूरोपियन यूनियन में जर्मनी। बायलेटरल ट्रेड की अगर आप बात करते हैं वो $26 बिलियन है, और $26 बिलियन दोनों कंट्री की इकोनॉमी को देखकर दिस नंबर इज प्रिटी स्मॉल, ये काफी छोटा नंबर है, अभी बहुत एक्सप्लोर किया जा सकता है, और इसी वजह से दोनों कंट्रीज अब वो कदम उठा भी रहे हैं। इंडियन एक्सपोर्ट्स टू जर्मनी रोज टू 10 बिलियन, तो इंडिया लगभग $10 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है जर्मनी को, और वहां से लगभग $15 बिलियन का इंपोर्ट भी करता है। इनफैक्ट वाइल जर्मनी एंड इंडिया लैक अ डायरेक्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, दोनों के बीच में कोई मुफ्त व्यापार समझौता नहीं है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन जर्मनी इज एन एडवोकेट फॉर ऑनगोइंग यूरोपियन यूनियन इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो दोनों के बीच में कोई मुफ्त व्यापार समझौता नहीं है, कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन जर्मनी फिर भी जो यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चल रहा है उसको सपोर्ट करता है। वो चाहता है जल्द से जल्द ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए, क्योंकि अगर यूरोपियन यूनियन और इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा तो कहीं ना कहीं जर्मनी और इंडिया की ट्रेड वैसे भी बढ़ जाएगी, तो वो इस वजह से भी उसको सपोर्ट करता है। इनफैक्ट 2011 में इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया था, इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन। ये प्लेटफॉर्म जो है, यहां पर हमारे प्रधानमंत्री और जर्मनी के चांसलर वो मिलते हैं, तो ये प्रीमियर लेवल का एक प्लेटफॉर्म है। द लॉन्च ऑफ आईजीसी इन 2011 एट द लेवल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट, तो यहां पर जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री हो गए, जर्मनी के चांसलर हो गए, वो मिलते हैं। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम अलग अलग सेक्टर्स एक्सप्लोर कर रहे हैं, जहां पर हम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन इंक्रीज कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ ट्रेड रिलेशनशिप को बेटर बना सकते हैं। तो 2011 से ही उस पर भी काम चल रहा है, इंटर गवर्नमेंट कंसल्टेशंस के थ्रू। अलाउज फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ कोऑपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू एरियाज। जैसे अभी मैंने आपको बताया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, या फिर अगर आप देखेंगे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है, ये इमर्जिंग एरियाज है, यहां पर भी ये कंट्रीज एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है, एक दूसरे के साथ रिसर्च और डेवलपमेंट कैरी आउट कर रही है। डिफेंस सेक्टर है, जहां पर रिसेंटली हमारी आपस में जो कोऑर्डिनेशन है या ट्रेड है उसको बढ़ावा दिया गया। तो इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल ही हेड ऑफ गवर्नमेंट इसलिए करते हैं कि और सेक्टर्स को एक्सप्लोर कर सकें कि कैसे हम अपने रिलेशनशिप को और डीपन कर सकते हैं और ब्रॉड बेस्ड कर सकते हैं। इसके साथ साथ फोकस ऑन इंडो पैसिफिक एंड स्ट्रैटेजिक अलायंसेस। इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया की वैल्यू, इंडिया की इंपॉर्टेंस, रेलिवेंस एज अ काउंटर वेट और अ काउंटर मेजर टू चाइना, उसको लेकर भी जर्मनी काफी सीरियस है और उसको लेकर भी वो इंडिया को सपोर्ट करता आया है। तो पिछले कुछ समय में जो हमारे रिलेशनशिप है और बेटर होते हुए हमें नजर आते हैं, और ये रीसेंट विजिट जो है वो उसी की तरफ हाईलाइट करती है। वो वही दिखाती है कि ये सेक्टर्स जो है इन्हीं को लेकर एग्रीमेंट हो रहा है। इनफैक्ट सिर्फ गवर्नमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होना चाहिए, होल ऑफ नेशन, पूरे देश जो है देश के साथ समझौते होने चाहिए। मतलब हमें कोशिश करनी है कि हम हमारे जो कोऑर्डिनेशन है, जो एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन है, रिलेशनशिप है, उसको और गहरा करें और स्ट्रेंथन करें और डीपन करें। कल्चरल लेवल पर हमारे रिलेशनशिप इवॉल्व होने चाहिए, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट जो है वो बढ़ना चाहिए। सो आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि क्या इंपॉर्टेंस है इस रीसेंट विजिट की और कैसे इंडिया और जर्मनी के रिलेशनशिप इवॉल्व हो रहे हैं, कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं जहां पर एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है। वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हाँ, अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे ऐसी ही यूपीएससी स्पेसिफिक वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप स्टडी आईक्यू के किसी भी बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो आप मेरा कोड AC Live यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप यूट्यूब के थ्रू अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल है, आप इस टेलीग्राम चैनल पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल पर ना केवल आपको काफी सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, बल्कि यूट्यूब पर जो मेरी फ्री क्लासेस चलती है आप उनको भी अटेंड कर पाए।
तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और मेरे साथ अपनी यूपीएससी की जर्नी में आगे बढ़ जाइए। थैंक यू एवरीवन। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।